हेलो दोस्तों, आज के एस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस का भूगोल का भाग आपदा प्रबंध पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसका नेम है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग आपदा प्रबंध के सभी क्वेश्चन को देख लेंगे और 10 नंबर का टेंशन भी खत्म कर लेंगे। क्योंकि देखिए, बड़ा बड़ा तैयारी करने से अच्छा है कि हमको जितना छोटा छोटा तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, नंबर आ सके। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर की तैयारी कर लेंगे, 20 नंबर उधर से मिलेगा, 30 नंबर। कितना नंबर के आपको तैयारी करना है, 17 नंबर का ना तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन फिक्स है, जो मतलब आने वाला है बोर्ड में, उसको एकदम इजी इजी को पहले तैयारी करेंगे, ताकि कम समय है, बहुत ही कम समय है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि ठंडा काफ़ी है, क्योंकि ठंडा में आप नींद बर्बाद कीजिएगा, आपको कुछ ठंडा लगेगा, तभी जाकर के आप अपने सपने को पूरा कर पाइएगा। ठीक है। चलिए, आज के इस क्लासेस में हम स्टार्ट करते हैं आपदा प्रबंध। ठीक है। इससे पहले हम कुछ मोटिवेट आपको बोलना चाहते हैं, समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सुनिए। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है दोस्तों, अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, अभी ढोल बजना बाकी है। दोस्तों सुनिएगा अच्छा से गौर से। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजना अभी बाकी है। अभी तो केवल गौड़िया ने उड़ान भरी है, अभी तो केवल गौड़िया ने उड़ान भरी है, अभी असली बाज का उड़ान बाकी है ना दोस्तों। तो हमको कहना है इस मोटिवेट से कि अभी तो क्या, अभी तो छोटा छोटा मतलब वीडियो आ रहा है ना। अब इसके बाद बाज का उड़ान वाला वीडियो आएगा, जो आपको एक के दा क्या करेगा, बोर्ड को एकदम उड़ा के रख देगा, है ना। यानी कि बोर्ड में आप इतना अच्छा मार्क्स लेके आइएगा कि कुछ कह नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक। चलिए, खांसी हो रहा है, ठंडा बहुत है, आप भी पढ़िए अच्छा से, है ना। चादर ये सब रख कर पढ़िएगा, जैकेट वगैरह पहन के पढ़िएगा, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक। अभी एक और सुनिए मोटिवेट, जो आपको पढ़ने के लिए एकदम उत्साहित कर देवे, है ना। कि एकदम अब भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 30 से 28 दिन ही बच चुका है ना। फरवरी वाले मंथ को हम नहीं गिनते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है दोस्तों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का वादा किया है दोस्तों, अभी तो सफर का वादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। ठीक है दोस्तों। अपने से वादा कीजिए, खुद से वादा कीजिए, दूसरे से क्या हमको मिलेगा। ठीक है। दुनिया तो तब आपके साथ आएगा जब आप सफल हो जाइएगा। अभी तो क्या है, अभी तो आपको ताना ही मारेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं जलने वालों को इतना जला दो कि फिर आपको आंख उठाकर ना देखे। ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या, आपदा प्रबंध पर। आज हम लोग 10 नंबर एकदम पक्का खत्म कर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि क्लास का हम स्पेशल क्लास लिए हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंध से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंध से आप क्या समझते हैं? आपदा मतलब जानते हैं, घटना होना, घटित होना, है ना। न कहते कहीं हादसा हो गया है, आपदा आ गया है ना। तो आपदा मतलब घटित होना होता है। आपको पता होगा जो आपदा घटित होती है, उसमें दो प्रकार की आपदा घटित होती है, एक मानव जनित है, एक भगवान द्वारा, जिसको कह देते हैं क्या, प्राकृतिक आपदा कह देते हैं। कहता है कि नहीं? तो चलिए, तो आपदा हम पहले समझते हैं। इसमें ये बात नहीं आ रही है कि मानव जनित किसे कहते हैं या प्राकृतिक किसे कहते हैं। पहले हम लोग सीधा आपदा के बारे में पढ़ेंगे, घटना के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि आखिर आपदा है क्या। चलिए, तो प्राकृतिक आपदा हम लोग आंसर के देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा ऐसी घटना है जिसके प्राकृतिक में घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में जान माल, प्राकृतिक संसाधन आदि का क्षति होता है। ठीक है। जैसे में भूकंप आना, बाढ़ आना, सुखाड़ आना, आतंकवाद, आग लगी, है ना, बमबारी, किसी गैस का लैब में रिसाव, है ना, आतंकवाद, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपदा है। ठीक है। तो यानी कि बोलेंगे प्राकृतिक में, है ना, प्राकृतिक में आपदा या मानव जनित आपदा ऐसी घटनाएं होती है जिसके प्राकृतिक में घटित होने के फलस्वरूप अत्यधिक जान माल की हानि होती है ना। जिसके घटित होने के अत्यधिक माल जान की हानि होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं कहते हैं, इसको सीधा आपदा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा क्या है, अभी नीचे वाली क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए, दूसरा नंबर है, आपदा कितने प्रकार के होता है? आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा, है ना, और मानव जनित आपदा। तो पहले हम लोग क्या, प्राकृतिक आपदा के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, उम्मीद है जी, साफ साफ तो दिख रहा है। ठीक है। तो देखते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है सर? वैसा आपदा, है ना, वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, है ना। सर वैसा आपदा जो प्राकृतिक, है ना, जो प्राकृतिक कारण से, है ना, प्राकृतिक घटना से
होता है उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं या प्राकृतिक आपदा कहलाता है। तो प्राकृतिक में जो भी कुछ कारण होगा, है ना, और उससे जो घटना उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ठीक, जैसे में भूकंप, ये क्या हो जाता है, प्राकृतिक में कुछ कारण होता है जिसके कारण भूकंप आता है, प्राकृतिक में कुछ कारण होता है जिसके कारण बाढ़ आता है। वैसे ही सुखाड़ है, सुनामी है। चलिए, भूकंप और सुनामी के तो हम दे चुके हैं परिभाषा, है ना, याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए, मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्राकृतिक में उत्पन्न हो जाता है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं, है ना। वैसा आपदा जो मानवीय, है ना, जो मानव द्वारा, है ना, जो मानव के काम उनसे क्या हो जाता है, ये प्राकृतिक में आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग मानव निर्मित या मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगे, है ना, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 3 आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, 3 ना होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, चलिए 3 नंबर आ गया ना आपके पास। चलिए, आपदा प्रबंध की आवश्यकता क्यों होती है? आपदा प्रबंध, है ना, जो आपदा है उसको प्रबंधन कर, मतलब हम लोगों को प्रबंध करना क्यों आवश्यक होती है, यानी कि उससे बचना क्यों आवश्यक होती है। अरे भाई नहीं बचेंगे तो हम लोग तो मर ही जाएंगे, है ना, अनेक जीव जंतुओं को हानि होगा, है ना, इसीलिए आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है। यानी कि आपदा को कम करेंगे, हटाएंगे, उसको आपदा प्रबंध कहते हैं, है ना। आपदा को कम करना या आपदा को दूर करना या आपदा को हटा देना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जाए या इससे बचा जा सके, है ना। किसी भी प्रकार का आपदा के घटित होने से जान माल का बहुत अधिक क्षति होता है। लोगों को विशेष रूप से, है ना, विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर आपदा से होने वाले क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यह आपदा प्रबंधन का क्या है, ये उद्देश्य है, ये कहना है। ठीक है, तो हम जो आपको बताया है सरल सी भाषा में वही भाषा है। ठीक है, क्या बोलेंगे, आपदा प्रबंध की आवश्यकता इसलिए होता है ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके या इससे बचा जा सके। इस किसी भी प्रकार के आपदा होने से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग को जान जाता है, क्षति पहुंचता है, फसल उसल के, है ना, होता है। और लोगों को ना इसके बारे में शिक्षा देकर, पढ़ा कर, लिखा कर क्या करेंगे, आपदा को कम करेंगे, या यही आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर हम लोग, 4 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा सी क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करें, सही उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। यानी कि दोनों प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में क्या करना है, अंतर देना है और उसके बाद उसको उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो चलिए बोलेंगे प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। चलिए, प्राकृतिक आपदा एक साइड और एक साइड मानव जनित आपदा। तो एक में हम लोग देखेंगे, है ना, एक तरफ देखेंगे, वैसा आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित हो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे में भूकंप, सुनामी, सुखाड़, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानव जनित आपदा, वैसा आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्राकृतिक में घटित उत्पन्न होता है या घटित होता है, मानव जनित आपदा कहलाता है। जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे आदि इत्यादि घटनाएं होता है ना। और इसमें क्या था, आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होता है। इसमें प्राकृतिक आपदा में किसके कारणों से होता है, प्राकृतिक कारणों से होता है प्राकृतिक आपदा, इसीलिए ये प्राकृतिक आपदा है। और यह, है ना, मानव क्रियाकलापों से घटित होता है, इसीलिए इसे मानव जनित आपदा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपदा प्रबंध की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंध की आवश्यकता एवं अनिवार्यता का वर्णन कीजिए, है ना। यानी कि आपदा प्रबंध की संकल्पना को स्पष्ट करना है, यानी कि आपदा प्रबंध के कहना क्या है उसको स्पष्ट करना है और उसका प्रबंधन करना क्यों आवश्यकता है, अभी हम पीछे बताए हैं, है ना, तो वही क्वेश्चन को हमको बताना है। तो पहले आपदा प्रबंधन की संकल्पना क्या है, तो बोलेंगे आपदा प्रबंध से, है ना, आपदा से होने वाले क्षति को कम करना या नियंत्रण, कंट्रोल ही करना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंध कहलाता है। इन्हीं क्षति को कम करने या नियंत्रण करने के लिए आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित कारणों से आवश्यक एवं अनिवार्य है। जो हम लोग उधर पढ़े हैं वही सेम टू सेम भाषा यहाँ पे है। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या क्या मतलब है। चलिए, एक में है आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं, तो आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। और 2 में संसाधनों का रक्षा एवं जान माल की क्षति को कम करने के लिए, है ना। आप तीसरा में है आपदा से होने वाले मृत्यु को कम करने के लिए, है ना। और चौथा में आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना।
और 5वां में है आपदा से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। राहत सामग्री जान रहे हैं ना, जैसे कोरोना काल में साबुन पहुंचाया जाता था, मास्क पहुंचाया जाता था, सभी वार्ड सदस्यों को दिया जाता था ताकि वो सभी लोग को दे देवे, है ना। तो इसी तरह से जब बाढ़ आता है ना, तो उसको जैसे कि बाढ़ सुखाड़ से आया तो उसको क्या मतलब राहत सामग्री यानी कि उसको उपयोगी सामग्री मतलब भेजा जाता है ना, क्योंकि उसका तो बाढ़ से घर क्या होता था, क्या कहते हैं हम, दहा जाता है, जल जाता है आग से, तो उसको राहत सामग्री भेजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आप लोग देखिए याद तो हो ही जाएगा आपसे। चलिए 6 नंबर आपका बड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपका मोस्ट वीवीआई है। बाढ़ बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करके बताइए, बाढ़ कैसे आता है ना। यह कोनो पूछने वाले बात है। चलिए आंसर देखते उत्तर देते। अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है। क्या बोलेंगे, अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है। बहुत अधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर ऊपर उठने लगता है, जिससे जल आसपास के इलाकों में फैलने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। जब नदी में है ना बारिश आएगा तो उसमें का पानी क्या होगा, बढ़ जाएगा तो आसपास के इलाकों में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। वही स्थिति को हम लोग बाढ़ कहते हैं। या बोलेंगे है ना, अत्यधिक वर्षा होने से क्या हो जाती है, बाढ़ आती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होता है तब ना नदी जल ऊपर उठता है, तब ना आसपास के इलाकों में आ जाता है। तो इस तरह बाढ़ को हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। अब 7वां क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। अभी कुछ और है 6ठा प्रश्न का, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कभी कभी नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण इसका दबाव नदी बांधों पर पड़ने से बांध टूट जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है ना। यानी कि नदी में जो जल आया है बारिश से, है ना, बहुत ज्यादा अधिक वर्षा हुआ है तो बाढ़ की स्थिति बन गया है, क्योंकि नदी का जल स्तर ऊपर उठने लगा है और आसपास के इलाकों में क्या होने लगा है, आने लगा है ना, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कभी कभी नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण इसका दबाव नदी के बांधों पर, जो नदी पर बांध बनाया गया था उस पे पड़ने से बांध टूट जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है, अधिक खतरनाक हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वां जो हम बोले हैं अभी। ठीक, चलिए बाढ़ बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाले हानियों की क्या करना है, चर्चा करना है। बाढ़ से जो भी हानि होता है उसको चर्चा कर देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे, है ना, जिससे निम्नलिखित हानियां होती है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा बाढ़ एक डैश है तो प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ एक डैश है प्राकृतिक आपदा है, सुनामी एक डैश है प्राकृतिक आपदा है ना। आपसे पूछेगा आतंकवाद एक डैश है तो मानव जनित आपदा है ना। सांप्रदायिक दंगे डैश है तो वो भी मानव जनित आपदा है। भूस्खलन डैश है तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे निम्नलिखित हानियां होती हैं। एक में उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव रहने से फसलों का क्षति होना, है ना। जब बाढ़ होगा, है ना, तो धरती पर जहां फसल होता था उपजाऊ भूमि पर पानी अधिक देर तक रहने से उसमें फसल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में वनस्पति जीव जंतु आदि की मृत्यु हो जाना, है ना। जो बाढ़ आएगा तो जंगल में यानी कि वन में क्या हो जाएगा, वनस्पति में पानी भरल रहेगा, जिसके कारण उसमें के जीव जंतु का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर, महामारी के रूप में मलेरिया, हैजा और चेचक आदि जैसे रोगों का बाढ़ के बाद फैलने लगता है। हाँ सही बात है जी, है ना। महामारी के रूप में जब बाढ़ होगा ना, अधिक देर तक रहेगा, है ना, अधिक दिन तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें का पानी जो होता है सड़ने लगता है, जिससे मलेरिया, हैजा, चेचक आदि जैसे रोग उत्पन्न होने लगता है। ठीक है तब हम लोग क्या देखेंगे, चौथा नंबर, परिवहन व्यवस्था जैसे सड़क, रेल मार्ग आदि का टूट जाना। जब बाढ़ आता है तो आपको पता होगा कहीं कहीं के सड़क क्या हो जाता है, जाने वाला रास्ता टूट जाती है, कहीं कहीं रेल मार्ग टूट जाता है, तो इसका भी क्षति होता है। ठीक, पांचवा में मकान एवं संसाधनों आदि का बाढ़ में क्षति होना। मकान भी डूब जाता है, मकान भी ढह जाता है, उसमें अनेक प्रकार के संसाधन जो हमारे लिए साधन था वो क्या हो जाता है, बह जाता है बाढ़ से, है ना। तो यही बाढ़ से हानि होती है ना। एक बार और हम बता देते हैं बाढ़ से हानि, यानी कि उपजाऊ भूमि पर अधिक समय तक पानी रहने से क्या होता है, वो उपजा नहीं हो पाता है। वनस्पति में पानी रहने से, वन में पानी रहने से क्या हो जाता है, यानी कि उसमें के जीव जंतु मर जाता है। और अत्यधिक देर तक समय तक पानी रहने से महामारी, हैजा, चेचक आदि रोग फैलने लगता है। और परिवहन के लिए क्या हो जाता है, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सब नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। और मकान एवं संसाधनों को भी क्षति होता है। तो ऐसे बोल दीजिएगा ना आप लोग, जी जी दम बोल देंगे सर, आप क्या बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगला है 8वां आपका। 8वां बहुत ईजी, आपको देखिए ना, याद तो हो जाएगा ना, याद करने वाली तो बात ही
नहीं है। चलिए 8वां प्रश्न है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। यानी कि अब बाढ़ से हम कैसे बचेंगे, कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने आप को, उसके बारे में बताना है। तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है ना। बाढ़ से सुरक्षा हेतु, है ना, सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। तो एक में, बाढ़ से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सावधानियों पर चलना, यानी कि सरकार जो भी इस बाढ़ के बारे में कहे हैं बचने के लिए, उसके नियम पर क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे। ठीक। दूसरा में लोगों को नाव चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए, है ना। बाढ़ आएगा तो पानी हो जाएगा, अब उसमें नाव रहेगा, तो नाव अगर रहेगा तो उस पर कौन व्यक्ति मतलब नाव चला सकता है, जिसको पता रहेगा कैसे नाव चलाया जाता है तो व्यक्ति बच जाएगा, है ना। तो नाव चलाने का क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। अगला पॉइंट तीसरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तीसरा पॉइंट दिख रहा है ना आप लोग को, एकदम फ्रेश जी, एकदम फ्रेश दिखे था ना। चलिए सर आ जाते हैं। तीसरा है, बाढ़ आने से पहले खाद्य पदार्थों का प्रबंधन कर लेना। देखिए बाढ़ आने से पहले, है ना, बाढ़ आने से पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि कब सर बाढ़ आएगा। आप तो एकदम गलती बोलते हैं सर, बाढ़ कैसे आएगा, प्राकृतिक आपदा कैसे हम पता कर सकते हैं, तो पता होगा कहीं नहीं रे बाबू। अरे ज्यादा वर्षा होने लगता है तब तो बाढ़ आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ज्यादा वर्षा हो रहा है, तो चलो हाली हाली खाने पीने की सामग्री क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में रख लेते हैं, क्योंकि बाढ़ आने के कारण सभी तरीका से रेल मार्ग, सड़क मार्ग सब टूट जाता है ना। तो आपको पहले ही प्रबंध करके रख लेना है ना। बाढ़ से पहले खाद्य पदार्थों का क्या कर लेना, प्रबंध कर लेना, अरेंज कर लेना, प्रबंध कर लेना, व्यवस्था कर लेना। चलिए चौथा में, मकानों को नदी के किनारे न बनाना। अरे भाई मकान के नदी के किनारे कभी भी भूल के न बनाना, ना तो बाढ़ आएगा और नदी वाला ले चल जाएगा। ठीक है। चलिए पांचवा में, टॉर्च, है ना, टॉर्च, पॉलीथीन और क्या है, बांस आदि को अपने पास रखना। टॉर्च रहेगा तो अब तो आप मान के चलिए बाढ़ आ गया है, आपको पता नहीं रहेगा कि आड़ बंधन किधर है, तटबंधन किधर है, तो उस पर माहे क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे। तो जो बांस रहेगा उससे पानी के थाह लगाएंगे, है ना, और टॉर्च रहेगा उससे क्या देखेंगे, आड़ी वगैरह देखेंगे, है ना। और है ना, और पॉलिथीन से पानी उनी ऐसी करने के लिए या कुछ भी रखने के लिए जरूरी होगा। तो हमको क्या क्या होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, पॉलिथीन होना चाहिए, बांस होना चाहिए, आदि को अपने पास कथी के समय में रखेंगे, बाढ़ के समय में रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में जी, जी जी एकदम मजा आ रहा है, आपको मजा नहीं ना आ रहा होगा। चलिए एक और मोटिवेट सुनते हैं। देखिए आप लोगों को कह रहे हैं अच्छा से पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ते समय किसी इंसान के घमंड या गुरूर या गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा से पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट आगे जाएगा, है ना, आगे तक चमकेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं अच्छा से पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि आपका सपना पूरा हो। क्योंकि आपको इतना दिन से आप क्या मतलब खेलते हुए आए हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय बचा है, इसको अच्छा तरीका से ध्यान दे दीजिए, है ना। कहा गया है, आपको समझ में नहीं होगा, कहा गया है कि जो जब समय रहता है ना तो किसी इंसान को समझ में नहीं आता है, जब समय निकल जाता है ना तो उसी बात को, उसी काम को समझ समझ जाता है और उसको करने के लिए उत्साह हो जाता है, और जब उत्साह होता है तो उसके पास से समय भी खत्म हो जाता है, बस करेगा कैसे, है ना। तो एक बार चाहिएगा खरगोश के लेखा चलना, तो ये गलत बात है। चलिए समझिए था। ठंडा काफी है। चलिए, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है सर, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है ना। गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न नसीब होगा, यानी कि रास्ते भी आप नहीं देखिएगा। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे, याद रहे, है ना। मंजिल पाना तो दूर की बात है ना। आप अगर घमंड में रहिएगा ना तो आप रास्ता वो नहीं देख पाइएगा उसका, है ना। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आप लोगों को, आगे आप लोगों को क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको नहीं देख रहे हैं, सॉरी। चलिए, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताए, है ना। बाढ़ नियंत्रण का उपाय बताना है। बाढ़ को नियंत्रण मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना, बाढ़ को कैसे रोकेंगे, उसका कुछ उपाय बताना है। तो चलिए, बाढ़ का वो निम्नलिखित उपाय है ना, नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। एक में, नदी के किनारे बांधों का निर्माण कर देंगे, है ना। नदी किनारे है ना, उसमें इतना बड़का बांध बना देंगे, कथी के बांध सर बनाएंगे, वे कंक्रीट के, कंकर पत्थर के, छड़ उड़ का बनाएंगे, है ना, बना देंगे ताकि बाढ़ नहीं आ जाएगा, है ना। नदी के किनारे बांधों का निर्माण, इससे समय 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 पर फिर क्या करने रहेंगे, मरम्मत करते रहेंगे ताकि टूटे ना। दूसरा में, इन नदियों बांधों के ऊपर पौधे लगाना, है ना। नदी के ऊपर, बांध के ऊपर क्या लगाएंगे, पौधा लगाएंगे ताकि बाढ़ और मजबूत हो जाए, है ना, बांध और मजबूत हो जाए। ठीक है। अगला है आपका तीसरा नंबर, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना, यानी कि 2-3 गो नदी है ना, उसका मुहवा जोड़ दीजिएगा ना, तो बाढ़ आएगा तो सब नदियों में पानी चल जाएगा, जिसके कारण पानी ऊपर नहीं आएगा, नहीं बाढ़ आएगा। ठीक है। अगर एगो नदी है, अब भाई उसमें पानी अत्यधिक आ गया तो फिर क्या है, दिक्कत वाली बात हो जाएगी।
चलिए चौथा है आपका बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर, है ना, बांधों का सही समय पर जांच करते रहना। यानी कि बाढ़ बाढ़ से कौन कौन क्षेत्र क्या है ग्रसित है वो सब का पहले ही क्या करेंगे, निकाल के पट लेंगे, ताकि वहां पे जाके बांध बनाकर समय समय पर क्या करते रहेंगे, जांच करते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सूखा, है ना। आपका क्वेश्चन है सूखा से आप क्या समझते हैं, है ना, यानी कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करना है। तो आपको पता होगा ना, वर्षा के मौसम में वर्षा न होना तथा तेज धूप खिला रहना जिससे किसान अपना खेती नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सूखा कहते हैं। चलिए अपने स्टाइल में देखते हैं। वर्षा के मौसम में वर्षा न होना, है ना, तथा तेज धूप निकला रहना या खिला रहना, है ना, जिससे किसान अपना खेती नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति को सूखे कहते हैं, है ना, या सुखाड़ कहा जाता है। ठीक, सूखे की स्थिति को तीन बड़ी समस्या होती है। सूखे की जब स्थिति आती है तो तीन समस्या आती है, आपको पता होगा। पहला बतवा तक पानी की कमी हो जाती है। क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है पहला में, है ना। सूखा रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा, तो पहला वही ना होगा। अच्छा, पानी नहीं रहेगा तो धरती पर क्या घास वगैरह उगेगा नहीं ना, तो मवेशिया के लिए चारा भी कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मवेशी के लिए चारा के भी कमी हो जाएगा। ठीक मवेशी के लिए चारा की भी कमी हो जाएगा। और तीसरा है खदानों की कमी हो जाएगा, है ना। जब धरती पर कुछ उगवे नहीं करेगा तो खदान मतलब खाने की वस्तु कहाँ से आएगा, गेहूँ चावल ये सब कहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे आपका प्रश्न है 11 नंबर, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित है ना। चलिए, वृक्ष को अंधाधुंध काटना, यानी कि सुखाड़ कैसे आ जाता है, ऊपर जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार सुखाड़ के लिए कौन जिम्मेवार है। तो यहाँ देख लेते हैं पॉइंट में, सुखाड़ के लिए निम्नलिखित जिम्मेवार कारक है। एक में वृक्ष को अंधाधुंध काटना, आप वृक्ष काटिएगा तो बाढ़ नहीं आएगा जिससे सुखाड़ हो जाएगा। चलिए, दूसरा में पेड़ पौधों को न लगाना, आप पेड़ पौधा न लगाइएगा तब प्रदूषित होगा, अब प्रदूषित होने से सूखा पड़ेगा आपका, है ना। तीसरा में विभिन्न कारणों से वायु का प्रदूषण होना, आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत चीज से प्रदूषण, उद्योग प्रदूषण, इस सबसे प्रदूषण होता है ना, जिसके कारण सुखाड़ होता है। चौथा, है ना, भूमि के तापमान में वृद्धि होना, है ना, भूमि के तापमान में यानी कि भूमि के अंदर के जो टेम्परेचर है वो अगर वृद्धि हो जाता है तो वो सूखा के कारण है, सूखा के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, पांचवा, वर्षा जल का जमाव नहीं करना, वर्षा जल अगर जमा नहीं कीजिएगा तो एक दिन फिर सुखाड़ का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। और छठा है बेमौसम वर्षा होना, बिना मौसम के वर्षा होने से क्या फायदा, कुछ के लिए काम नहीं आए। ठीक है ना। एगो गनवा है ना, बिन मौसम के वर्षा बरस गई हो, है ना, पवन सिंह कहा। तो क्या करना है, गाना अभी नहीं, अभी पढ़ाई जरूरी है सर, पढ़ लीजिएगा लिख लीजिएगा ना, तो बहुत ही आगे जाके कुछ कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंध के 12 गो क्वेश्चन में आपका 10 नंबर एकदम क्लियर ना हो गया तो फिर कहिएगा। ठीक, चैलेंज के साथ बोलते हैं सर। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का वर्णन करें। अब सुखाड़ से कैसे बचेंगे, अरे भाई जो सुखाड़ का हानि था, है ना, यानी कि जो सुखाड़ के लिए कारक था उस सब में क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, नियंत्रण कर देंगे, तो हमको तो सुखाड़ से बचिए जाएंगे। तो चलिए ना हम दिखाते हैं आपको। सुखाड़ से बचाव के तरीका निम्नलिखित होता है ना, बहुत ही होता है। तो अधिक से अधिक हम लोग क्या कर देंगे, पेड़वा लगा देंगे जिससे प्रदूषित नहीं होगा, वातावरण संतुलित रहेगा, जिससे सुखाड़ की कम संभावना रहेगी। चलिए अब दूसरा में, कुआं तालाब और नहर आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रह करेंगे, जमाव करेंगे। कुआं खोद देंगे, तालाब खोद देंगे, ताकि बरिशवा बरसे तो वो में पनियावा हो जाए, उसको रखेंगे ना तो उससे सिंचाई वगैरह कर सकते हैं खेतों में। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कुआं खोद लीजिए, तालाब खोद लीजिए, ना तो आगे के जीवन में पानी नसीब नहीं होने वाला है। हाँ, अब पानी के लिए जन जन संघर्ष कहाँ होता है सर, बताइए। तो एक क्वेश्चन है, बड़ी मोस्ट भी आई है ना। पानी के लिए जल संघर्ष कहाँ होता है ना, जन संघर्ष कहाँ होता है, यानी कि पानी के लिए कहाँ आदमी लड़ता है, पानी की वृद्धि मतलब कीमत में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सर बोलेविया में, कहाँ, बोलोविया में हो गया है, बोलोविया में, बोलीविया में। चलिए आपका तीसरा है नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाए, है ना। नदी के आपस में जोड़ने से आपको यही फायदा होगा, जहाँ पे सूखा स्थान है वहां पे आप नदी को कट करके या उसमें से पंप सेट द्वारा क्या करिएगा, पानी खींच के अपने खेतों में क्या कर लीजिएगा, सिंच लीजिएगा, है ना। चलिए जिस भरे सुखाड़ है वो तो पानी पड़ जाएगा, जिस भरे सुखाड़ नहीं हो आराम से नदी में पानी चला जाएगा। ठीक है, तो नदियों के मुंह मोड़ देना, ठीक है, आपस में जोड़ देना। चलिए आगे है पांचवा छठ हाँ चौथा नंबर, घरों की छत के पानी का संचयन किसी टंकी में किया जाए ताकि सुखाड़ के लिए उपयोग हो सके। सर बारिश जो बरसती है ना और आपके घरवा से जो ओरियानी के पनियावा गिरता है तो उसको एक टंकी बनाइए, ड्राम बनाइए और उसमें जमा कीजिए, ठीक है, ताकि वर्षा न होने पर उससे सिंचाई कर सके, है ना। ऐसे राजस्थान में किया जाता है। आपको आप तो पानी के क्या समझ लिए हैं, पानी के तो एकदम अथी समझ लिए, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के खर्च करते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए पांचवा है वायु प्रदूषण को कम किया जाए, जो वायु में आप प्रदूषण करते हैं उसको क्या करना है, कम करना है, ताकि सुखाड़ ना हो, है ना, सुखाड़ से बचे रहे। छठा में नहर का निर्माण करना,
नहर का आप निर्माण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका बचेगा, है ना, पानी फसल बचेगा, इससे बचेगा, क्योंकि फसल सुखाड़ होगा तो उस नहरवा में से क्या कर लेंगे हम लोग अपना खेतवा में पटा के सिंचाई कर लेंगे, उसके बाद जल्दी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको हई वीडियोवा पसंदवा आयल होगा तो क्या करिएगा सर, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइबो करिएगा, ताकि एक पर एक वीडियो देखने के आपको मिलेगा, है ना, एकदम दमदार वीडियो। तो आपके साथ ख़त्म करते करते एक और मोटिवेट कहना चाहते हैं हम, ताकि आपको एकदम मुकाबला हो सके पढ़ाई के लिए। जी ठीक है, चलिए। चलना है तब तक, रे बाबू, चलना है हमको तब तक जब तक मंजिल ना मिल जाए। सर, चलना है हमको जब तक मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। ठीक है, ये बात याद करके रखिए। अभी हमको कब तक चलना है, अभी एकदम नेट कितना है, यानी कि 40-44 दिन अभी हमको क्या करना है, चलना है एकदम, है ना, 40-45 दिन क्या करना है, एकदम चलना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए, जब तक सर हम हारेंगे नहीं, कितना भी ठंडा लग जाए, है ना, कितना भी गर्मी आ जाए, ठंडा आ जाए, है ना, गर्मी तो आने वाला बात नहीं है ना, लेकिन ठंडा आएगा, ठंडा भी और बढ़ेगा। तो इसीलिए चाहे आंधी आए चाहे तूफान, लेकिन क्या हम करेंगे, चलते रहेंगे। याद रखना, चलना है जब तक, है ना, चलना है तब तक जब तक क्या हो जाए, मंजिल ना मिल जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि आगे आपका दोस्त भाई बहन पढ़ सके, है ना। और 10 नंबर का आज टेंशन खत्म हुआ आपके साथ। ठीक है, 10 नंबर की तैयारी आज आप पा लिए हैं। ठीक, तो चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए